आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। आज का टॉपिक है हमारा कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन है। देखिए, कोशिका का संरचनात्मक संगठन के 3 गुण होते हैं। कोशिका का जो संरचनात्मक संगठन होते हैं उसके कितने गुण होते हैं? उसके 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन कौन सा गुण होता है? आपको पिछले क्लास में हमने बताया था। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसको बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होता है। दूसरा होता है कोशिका भित्ति। इसके बारे में भी हम पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। तीसरा होता है केंद्रक। ये 3 जो होते हैं कोशिका के जो होते हैं, सेल के जो होते हैं, कोशिका के संरचनात्मक संगठन के 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन कौन होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, या 3 मुख्य भाग भी बोल सकते हैं इसको। प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, उसके बाद होते हैं कोशिका भित्ति होते हैं जिसको हम लोग सेल वॉल बोला जाता है, और केंद्रक होते हैं, ठीक। पहला का हम लोग पहले के बारे में चर्चा करते हैं, फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो क्या बोला जाता है? ये जो होते हैं, पहला पॉइंट में देखिए, पहला पॉइंट समझिएगा। ये क्या बोला है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होते हैं। अगर मान के चलिए ये हमारा सेल है, तो इस सेल का जो ये बाहरी परत होता है, बाहर से जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है, ठीक। ये कोशिका के जो बाहरी परत होते हैं इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है, ठीक। दूसरा जो होता है इसका, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण का जो आवरण होता है, पर्यावरण से अलग करता है। ये कोशिका के जो घटक होते हैं, कोशिका के घटकों जिसको बोलते हैं, घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करता है? अलग करता है, पर्यावरण से अलग करता है, ठीक। पहला क्या होता है? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है, ठीक। बाहरी परत होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है? वो बाहरी परत होता है। दूसरा इसका जो होता है, ये कहता है कोशिका के घटकों को क्या होता है? बाहरी पर्यावरण से क्या करता है? इसको सुरक्षित करता है, मतलब अलग रखता है। तीसरा होता है प्लाज्मा झिल्ली के पदार्थों के अंदर और बाहर आने जाने देती है, ठीक। ये क्या होता है? ये क्या करते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में जो पदार्थ का क्या होता है? पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, ठीक। ये तीसरा पॉइंट है इसका। ये पदार्थ जो होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के जो पदार्थ होते हैं उसको अंदर या बाहर आने जाने देता है।
तीसरा होता है ये प्रागम्य झिल्ली होती है। ये क्या होती है? प्रागम्य झिल्ली। प्रागम्य झिल्ली, ठीक, ये प्रागम्य झिल्ली होती है। अगला होता है ये प्रागम्य झिल्ली होती है। दूसरा होता है कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है। इसमें क्या होता है? कुछ पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि क्या, कौन कौन से पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या ऑक्सीजन O2 जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकती है। ये कोशिका झिल्ली के, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया के द्वारा, कौन सा प्रक्रिया? विसरण, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है, ठीक, आ भी सकता है और जा भी सकता है, ठीक। इतना ये क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिका झिल्ली के आर पार क्या होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ भी सकता है और जा भी सकता है। अगला जो है पॉइंट क्या कह रहा है? पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न की ओर होती है, ठीक। पदार्थ की जो क्या होती है? सांद्रता होती है। पदार्थ की गति जो होती है, पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, ठीक, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है? होती है, जिसे क्या हम लोग कहते हैं? विसरण कहते हैं। उसे हम लोग विसरण कहते हैं। पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से किधर होती है? निम्न सांद्रता की ओर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक। आगे है ठोस पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो एक समान होती है। इसमें क्या बोल रहा है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उसकी सांद्रता क्या होती है? सांद्रता एक समान होती है, ठीक। ठोस पदार्थ की सांद्रता एक समान होती है। उसके बाद जल में अणु की गति जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जल में जो गति होती है, जल में अणु की गति, जल में जो अणु की गति होती है वो क्या होती है? अणु की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, ये भी क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, ठीक। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर होती है, ठीक। इसमें भी क्या होता है? जल में भी क्या होता है? अणु की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, ठीक। आगे जो होते हैं ये केवल द्रवीय माध्यम में पाया जाता है। ये केवल और केवल किस माध्यम में? द्रवीय माध्यम में पाया जाता है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन किस अवस्था में होता है? तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ द्रवीय अवस्था में या द्रवीय माध्यम में पाया जाता है, ठीक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या होता है? बाहरी परत को क्या करता है? वो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बाहरी परत को, बाहरी परत होता है कोशिका के क्या होता है? घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। दूसरा है कोशिका के जो घटक होते हैं उसको क्या करते हैं? बाहरी पर्यावरण से अलग करते हैं। तीसरा है पदार्थ को क्या होता है? कोशिका झिल्ली में पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देता है। ये प्रागम्य झिल्ली होती है। CO2 या O2 विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, ठीक। गति का जो होता है, पदार्थ में जो गति होती है वो क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठोस पदार्थ का सांद्रता एक समान होता है,
और जल में अणु की गति जो होती है वो उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक, और ये जो होते हैं वो द्रव्य माध्यम में पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रारंभ में मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली या जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसको हम लोग इतना ही जानेंगे। और आगे है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल जिसको बोला जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। ठीक, नहीं पहला प्लांट था प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जिसको उसके बाद कोशिका भित्ति जिसको बोला जाता है सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल का क्या काम है कि सेल वॉल जो होता है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जो भी होते हैं वो पादप कोशिका के बाह्य भित्ति होती है। ये जो होता है पादप कोशिका के बाहरी भित्ति होती है, बाह्य भित्ति जिसको बोला जाता है, बाहरी दीवार जिसको बोला जाता है बाहरी भित्ति होती है। ठीक, ये क्या होता है कोशिका के बाह्य भित्ति होती है। दूसरा होता है ये कोशिका की भित्ति कठोर, सख्त और जटिल होती है। इस कोशिका जो होता है, कोशिका की जो भी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर होती है, सख्त होती है, कठोर होती है, सख्त और जटिल होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, सख्त होती है और जटिल होती है। ये पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किस चीज की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे जो होता है ये क्या करता है, ये कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। पिछले क्लास में भी हमने क्या बताया था कि कोशिका को आकार और सुरक्षा, ये कोशिका का आकार और सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक, आगे है तीसरा हमारा है न्यूक्लियस। तीसरा जो हम जिसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक को अब हम यहां मिटाते हैं और समझते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होगा, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक, आगे है केंद्रक। हमारा तीसरा है केंद्रक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस ये क्या करता है, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और ये कोशिका में नियंत्रण करता है। कोशिका में केंद्रक का क्या काम है, ये कोशिका का सबसे मेन पार्ट होता है और ये क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग। ठीक, दूसरा ये कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, ये नियंत्रण करता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के जो चारों ओर जो होता है एक दोहरी परत होता है, दोहरी परत होता है जिसे क्या बोला जाता है, केंद्रक झिल्ली, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के जो होते हैं चारों ओर जो होते हैं वो क्या होता है, एक दोहरी परत होती है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। अगला है केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। अगला होता है ये केंद्रक क्रोमोसोम होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम होता है। ठीक, ये क्रोमोसोम होता है जो क्या होता है, माता पिता के द्वारा
माता पिता के द्वारा या माता पिता से, जो माता पिता से डीएनए, डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, डीएनए अणु के रूप में, अणु के रूप में संतति में या संतान में जाता है। केंद्रक क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है। केंद्रक क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में क्या होता है? संतान में जाता है। जो भी गुण, डीएनए लक्षण जिसको बोला जाता है, गुण होता है, वो क्या होता है? क्रोमोसोम के जरिए माता पिता से क्या होता है? संतान में जाता है। डीएनए में क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन धागे जैसे जाली का पिंड होता है। इसमें क्या होता है? ये किस डीएनए में क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए में क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। आगे अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? देखिए, आगे है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम पहले लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? ये इसको जानने से पहले ये समझिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो आया कहां? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक के दो वर्ड, derived from two word of, ये ग्रीक के दो शब्द से बने होते हैं। पहला होता है प्रो, जिसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रारंभ, पहले या प्रारंभिक, पहले अथवा प्रारंभिक, ठीक। दूसरा प्रो हो गया ये कैरियोटिक जो होता है, जो बना है कैरियोन शब्द से, कैरियोन, ठीक। कैरियोन जिसका मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक। तो पहले या प्रारंभिक केंद्रक जिसको बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक केंद्रक बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। वैसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक। वैसे जीव जिसकी कोशिका में क्या होता है? कोशिका में केंद्रक झिल्ली, कोशिका में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्या होता है? कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसके जो विशेषताएं होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं समझते हैं। देखिए,
इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, ठीक, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ठीक, पहला तो इसमें क्या होता है, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। मतलब इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। सुस्पष्ट करने का मतलब स्पष्ट तरीके से, मतलब केंद्रक इसमें होता ही नहीं है, समझ गए। डीएनए साइटोप्लाज्म खुला रहता है, इसमें क्या दूसरा होता है, डीएनए साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में खुला रहता है। ठीक, इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में खुला रहता है। अगला है आकार में छोटी और संरचना में क्या होती है, बड़ी होती है। नहीं, आकार में छोटी सरल संरचना वाली होती है। आकार में क्या होती है, ये छोटी होती है और सरल संरचना होता है। ठीक, आकार में क्या होती है, ये छोटी होती है और इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, सरल संरचना होती है। ठीक, और जो होता है इसको झिल्लीबद्ध कोशिका नहीं होते हैं। ठीक, झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसको बोला जाता है ईआर, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर जिसको बोला जाता है, वो इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है वो इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांग वो नहीं होता है। इसके उदाहरण जैसे ले लेते हैं, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। इसके उदाहरण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, शैवाल। ठीक, इसके जो हो जाएंगे उदाहरण हो जाएंगे क्या, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। ठीक, प्रोकैरियोटिक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम समझते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, या यूकैरियोटिक केंद्रक भी बोल सकते हैं, ये केंद्रक के पार्ट्स होते हैं। तो कोशिका भी बोलिए या केंद्रक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि कोशिका का ही अंग क्या है, केंद्रक जो है वो कोशिका का ही अंग है, इसलिए हम इसको कोशिका भी बोल सकते हैं या केंद्रक भी बोल सकते हैं। ये जो था ये भी किस चीज से, ये भी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, ये भी क्या होता है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। ठीक, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है यू, ई यू, ठीक, जिसको हम लोग यू भी लिखते हैं, यू। यू का मतलब होता है, यू का अर्थ होता है सच्चा, वास्तविक या अच्छा। इसका मतलब हो सकता है सच्चा, वास्तविक, वास्तविक या अच्छा। और कैरियोटिक जो होता है वो किस चीज से, कौन सा शब्द से बना है, कैरियोन, जिसका मतलब केंद्रक होता है, ये तो समझ ही गए हमें। ठीक, यू मतलब सच्चा, वास्तविक, वास्तविक अच्छा, ठीक, वास्तविक अच्छा। और कैरियोन शब्द जो होता है वो कैरियोन का मतलब केंद्रक, जो आप लोग इसमें हम देख ही सकते हैं। इसके जो होते हैं यूकैरियोटिक शब्द जो होते हैं वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होता है। यू मतलब सच्चा, वास्तविक और अच्छा, कैरियोन का मतलब हो जाता है केंद्रक। अब इसको हम समझते हैं कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में क्या है कि वैसी को जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या बोल रहा है कि जिसमें कोशिका झिल्ली होती है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। यूकैरी मतलब प्रोकैरियोटिक में जिस कोशिकाओं में क्या होता था, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है यूकैरियोटिक में कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, केंद्रक झिल्ली होगा।
केंद्रक झिल्ली होगा। ठीक, इसमें क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली होगा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोल सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं होंगी, तो विशेषताएं तो सबसे पहली विशेषता ये होगी कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होगा। इसमें केंद्रक नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, होगा, सिर्फ इसका उल्टा होगा। ठीक, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक होगा। ये डीएनए के क्या होता है, डीएनए के साइटोप्लाज्म में खुलता है, ये डीएनए के अंदर खुलता है। डीएनए के कहां खुलता है, अंदर, डीएनए के अंदर खुलता है, ये डीएनए के अंदर खुलता है, ये डीएनए के साइटोप्लाज्म में खुलता है, और ये डीएनए के यूकैरियोटिक जो है डीएनए के अंदर खुलता है। ये आकार में क्या होगी, ये आकार में बड़ी होगी, ये आकार में बड़ी होगी, जटिल संरचना, और संरचना इसका क्या होगा, जटिल होगा। ठीक, ये आकार में क्या होगा, यूकैरियोटिक जो होगा वो आकार में क्या होगा, बड़ी होगी, और संरचना इसका क्या होगा, जटिल होगा। इसके बाद ये क्या होता है कि ये कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी आदि में पाए जाते हैं। ये कहां कहां पाए जाएंगे, ये ईआर में पाए जाएंगे। ठीक, ईआर में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता था, लेकिन यूकैरियोटिक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी में पाया जाएगा। मतलब कहने का झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं वो सब में क्या होगा, यूकैरियोटिक पाया जाएगा। उदाहरण के लिए इसका हम लोग लिख लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं पौधा। ठीक, उदाहरण इसका हो जाएगा पौधा, मानव, ठीक, मानव, जानवर। ठीक, ये क्या होता है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए इसको आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। मुख्य अंतर इसका देख लेते हैं। देखिए, हम इसका आधार मान लेते हैं, आधार प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और इधर लिख लेते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक। आधार, सबसे पहले आधार क्या होगा, आधार में हम ले लेते हैं केंद्रक। अभी बताए हैं ना हम, इसमें केंद्रक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है, और इसमें होता है। ठीक, केंद्रक क्या होता है, आधार हम किसको मान लिए, केंद्रक को मान लिए। ठीक, केंद्रक को मान लिए, तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक होगा। दूसरा होता है आकार। आकार के बारे में हम देख लेते हैं। आकार क्या होगा, इसमें ये क्या होगा, ये छोटा होगा। आकार क्या होगा, इसका छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा। ठीक, आकार क्या होगा, छोटा होगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा है इसका संरचना। संरचना, इसमें संरचना क्या होगा, इसमें सरल संरचना होगा। सरल, आसान जिसको बोला जाता है सरल संरचना, इसमें जटिल होगा। ठीक, जटिल होगा। दूसरा कोशिकांग जिसको बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है, कोशिकांग। कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं, कोशिकांग इसमें क्या होंगे, नहीं होंगे, नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक, कोशिकांग नहीं होते। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसमें लिख लेते हैं पौधे, पौधे। ठीक, देखिए अगर हम आधार केंद्रक को मान लेते हैं तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, और यूकैरियोटिक में होगा। समझ गए ना। दूसरा है आकार। आकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है और यूकैरियोटिक में बड़ा होता है। संरचना इसका क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक में सरल होता है और यूकैरियोटिक में जटिल होता है। इसका कोशिका में जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा और यूकैरियोटिक में होते हैं। उदाहरण क्या होगा, तो उदाहरण प्रोकैरियोटिक का हो जाएगा बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का क्या हो जाएगा, पौधे, पशु। ठीक, तो यहां तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो लगता है कि जी यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और रही बात आपकी जो आप लोग पीडीएफ बोलते हैं, नोट्स का पीडीएफ, वो आपको चैप्टर खत्म होगा और आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, और जो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।